गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि अब हम लोग ऑनलाइन क्लास के ज़रिए ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो ये पहला वीडियो है आपके लिए, जो कि आपको हेल्प करेगा अपने सिलेबस को तैयार करने में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपका जो पेपर लूँगा उस पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट टू। नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट टू। तो इसके अंदर जो है टोटल 3 यूनिट है, लेकिन मैं आपको जो है जो आपका यूनिट नंबर 5 है वो पढ़ाऊँगा। यूनिट 5, ध्यान दीजिए, मैं यही यूनिट आपको पढ़ाऊँगा। और बारी बारी से जितने भी इसके अंदर के जो सेगमेंट्स हैं उसमें से क्या प्रश्न पूछता है, कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे, यूनिवर्सिटी किस तरह से प्रश्न का प्रारूप तय करेगा, उन सभी पर मैं पूरे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। और उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म के रूप में, क्वेश्चन आंसर के रूप में भी मैं आपको लिखाऊंगा। हिंदी में भी लिखाऊंगा, अंग्रेजी में भी लिखाऊंगा। आपको करना ये है कि ध्यान से वीडियो को सुनना है और ध्यान से वीडियो को सुन करके आपको अपना नोट तैयार करते चलना है। तो चलिए, यूनिट 5 के अंदर जो सेक्शन है जिसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक है उसको आप एक बार लिख लीजिए। मैं बता देता हूँ आपको। जो टॉपिक का जो नाम होगा वो लिखिए, करिकुलर साइट्स एंड रिसोर्सेस। इसका आप लिखिए करिकुलर साइट्स एंड रिसोर्सेस। ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्कूल, प्लेग्राउंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेबरहुड, ईटीसी। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये जो है आपके टॉपिक का नाम होगा। और अगर आप हिंदी में लिखना चाहेंगे अपने टॉपिक को तो आप हिंदी में भी अपना टॉपिक लिख लीजिए। हिंदी में होगा पाठ्यचर्या के स्थल एवं अधिगम के संसाधन। ब्रैकेट में रखिए पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, आस पड़ोस, उपलब्ध अन्य सुविधाएं इत्यादि। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आस पड़ोस उपलब्ध अन्य सुविधाएं इत्यादि, ब्रैकेट क्लोज। अब आइए हम लोग ये समझते हैं कि क्या प्रश्न विश्वविद्यालय पूछेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के द्वारा। उसको आप नोट डाउन करते चलिए। जो प्रश्न पूछा जाएगा लिखिए उसको। पहले हिंदी में बोल रहा हूँ। क्या विद्यालयी पाठ्यक्रम को संचालित करने में आधारभूत सुविधाओं के साथ महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या स्थलों जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, आस पड़ोस का भी विशेष महत्व है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें। हिंदी में पहले प्रश्नों को आप लिख लीजिए, तब मैं अंग्रेजी में भी लिखवाऊंगा। उसके बाद लिखिए अगला प्रश्न। क्या पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, आस पड़ोस इत्यादि विद्यालय में अधिगम के महत्वपूर्ण संसाधन हैं? पूरे को इन्वर्टेड कोमा में रखिएगा। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में इनकी क्या भूमिका है? इसकी व्याख्या अपने शब्दों में करें। उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया है। तीसरा प्रश्न लिख लीजिए। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में विद्यालय के जो पाठ्यचर्या विद्यालय के पाठ्यचर्या स्थलों एवं अधिगम संसाधनों की एवं अधिगम संसाधनों का कितना महत्व है, इसका वर्णन अपने शब्दों में करें। तो उम्मीद है कि आपने ये सारे प्रश्न लिख लिए हैं। अथवा करके आप उसको लिखिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से बदल करके फॉर्मेट को, क्वेश्चन के फॉर्मेट को बदल करके पूछेगा। तो आइदर ये या ये इस तरह से कुछ भी वो पूछ सकता है। तो इन सभी का आंसर जो है कैसे लिखेंगे, कैसे तैयार करेंगे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो उम्मीद है कि आपने प्रश्न पहले लिख लिया है। अब मैं अंग्रेजी में भी आपको प्रश्न लिखवाऊंगा, उसको भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। डू यू थिंक दैट अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर
curricular sites and resources like library, laboratory, school playground, and neighborhood play vital roles in curriculum engagement or in the regulation of school curriculum. Describe your answer with valid points. इस प्रश्न को आप लिख लीजिए, उसके बाद बीच में और दीजिए। अगला प्रश्न इस टॉपिक से कैसे रूप बदल कर पूछ सकता है उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा, द इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस लाइक लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, स्कूल प्लेग्राउंड एंड नेबरहुड आर वेरी सिग्निफिकेंट लर्निंग रिसोर्सेस। पूरे को इन्वर्टेड कोमा में रख दीजिए, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दीजिए यहाँ पर। अब इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखिए, डू यू थिंक दैट दिस स्पेसिफिक स्टेटमेंट इज करेक्ट? जस्टिफाई योर आंसर विथ वैलिड पॉइंट्स। उम्मीद है कि आपने लिख लिया है। और करके एक अगला प्रश्न और लिखिए, टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, how the important curricular sites and resources of an ideal school are significant. Explain. तो उम्मीद है कि आपने इन सारे प्रश्नों को लिखा है। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर एरिया से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अब कैसे हम आंसर तैयार करेंगे इसको भी समझेंगे। इससे पहले कि हम लोग आंसर को तैयार करें, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इस टॉपिक को लेकर के समझ लें बेसिकली कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है और इसके अंदर हम लोग मूलतः किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसे तैयार करने में बहुत आसानी होगी। देखिए, मूलतः इस टॉपिक के ज़रिए यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि बीएड के विद्यार्थियों को इसकी जानकारी है या नहीं कि विद्यालय में बहुत से ऐसे पाठचर्या स्थल हैं जिसे आप करिकुलर साइट्स भी कहते हैं और या अधिगम संसाधन हैं जो कि पाठ्यक्रम को संचालित करने में और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता प्रदान करती हैं। मूलतः इस टॉपिक के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि आप उन अधिगम संसाधनों या पाठचर्या स्थलों को पहचानें कि वो कौन कौन से अधिगम संसाधन हैं, पाठचर्या स्थल हैं जिनकी सहायता से पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूरा किया जाता है या पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता प्राप्त की जाती है। तो इसी उद्देश्य से इस टॉपिक को बनाया गया है। देखिए, अधिगम संसाधन का मतलब क्या हुआ? अधिगम संसाधन का अर्थ होता है वैसा माध्यम वह संसाधन जो कि छात्रों के अधिगम में सहायक हो। पाठचर्या स्थल क्या हुआ? पाठचर्या स्थल कह लीजिए, अधिगम संसाधन कह लीजिए, वो सभी उन इकाइयों, विद्यालय में उपलब्ध उन इकाइयों के लिए प्रयोग में लाई जा रही है जिसकी सहायता से पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है या पाठ्यक्रम को संचालित करने में सहायता मिलती हो। तो उसे ही यहाँ पर अधिगम संसाधन या फिर पाठचर्या स्थल के रूप में जो है इंगित किया गया है और उसका यहाँ पर हम लोग वर्णन करेंगे। पहले तो हम लोग बताएंगे कि ये पाठचर्या स्थल या अधिगम संसाधन जो विद्यालय में मौजूद हैं उसके अंदर हम क्या क्या रखेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर हम लोग डिस्क्राइब करके यह बताएंगे कि कैसे ये जो पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य होते हैं उसे पूरा करने में सहायक होता है और कैसे इनकी सहायता से हम लोग पाठ्यक्रम का संचालन प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। तो पहले तो ये जानना आवश्यक होगा आपके लिए, क्योंकि ये जो दो शब्द आया है कि पाठ्यचर्या स्थल, अधिगम संसाधन, जिसको कि आप लर्निंग रिसोर्सेज या करिकुलर साइट्स कह रहे हैं, ये वास्तव में ये कौन से संसाधन हैं विद्यालय में? वो कौन सी इकाइयाँ हैं जिसे आप मूलतः इसके अंतर्गत रखते हैं? तो देखिए, ऐसे तो विद्यालय में विद्यालय की जितनी भी इकाइयाँ होती हैं वे सभी कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने में अपनी विशिष्ट सहायता करते हैं
और निश्चित रूप से अधिगम में वो हेल्प करते हैं, अधिगम में सहायता प्रदान करते हैं छात्रों को। लेकिन जिसे बहुत अधिक महत्व दिया जाता है और जिसे बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है, वैसे जो अधिगम संसाधन हैं वो कुछ हैं, जिसको कि आप यहाँ समझ लीजिए। जैसे मैं अभी लिखाऊंगा भी आपको इन सब चीज़ों के विषय में, डिटेल एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन समझने के लिए आप जान लें कि वो इसके अंदर हम लोग रखते हैं जैसे आधारभूत सुविधाएं, फिर रखते हैं पुस्तकालय, फिर रखते हैं प्रयोगशाला, खेल के मैदान और विद्यालय का आस पड़ोस। मुख्यतः ये जो पांच संसाधन हैं या पांच इकाइयां हैं, इसको महत्वपूर्ण अधिगम संसाधन के या पाठचर्या स्थल के रूप में अपनाया जाता है, क्योंकि इनका विशिष्ट योगदान है, इनकी विशिष्ट भूमिका है पाठ्यक्रम के उद्देश्य को पूरा करने में। अगर ये नहीं होंगे तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य जो हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे, इसीलिए इनको जो है विशेष महत्व दिया गया है। तो चलिए मोटे तौर पर इन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में या उसे पाठ्यक्रम को संचालित करने में विद्यालय के अंदर ये जो इकाइयाँ हैं, जैसे विद्यालय की आधारभूत संरचनाएँ या सुविधाएँ या पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, विद्यालय का आस पड़ोस, ये कैसे हेल्प करता है विद्यालय को संचालित करने में और विद्यालय में संचालित हो रहे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में। इसी को हम यहाँ पर समझेंगे और उसी को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। तो यही हमारा दायरा होगा। तो अगर ये हम सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर लेते हैं तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो फुलफिल हो जाएगा, हमारा आंसर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब आपको बारी बारी से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, तो क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है आपको, अब आंसर कैसे लिखेंगे इसको डिस्क्राइब करते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुन करके नोट डाउन करते चलेंगे। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, आपका जो मैटर है वो तैयार भी होगा, आपके नोट्स भी तैयार होते चलेंगे। और साथ ही साथ जब आप सुन रहे हैं और लिख रहे हैं तो आप देखेंगे, और मैंने इसे बहुत आसान शब्दों में मैं व्यक्त कर रहा हूँ और बहुत आसान लैंग्वेज में मैं इफ़ेक्टिव तरीके से, प्रभावशाली तरीके से मैं इसे तैयार कर रहा हूँ, ताकि आप इसे सुनकर ही आपको ये सारे कंटेंट्स याद हो जाएं और लिखते लिखते ही ये टॉपिक तैयार हो जाए। तो उस उद्देश्य से मैंने जो है इसे बहुत सिंप्लीफाई किया है। तो आप इसका लाभ उठाइए। अब मैं इसका आंसर तैयार करवा रहा हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए और लिखिए। आप देखेंगे कि परीक्षा के लिए जो आपका नोट है वो देखते देखते तैयार हो जाएगा। तो चलिए आंसर के अंदर हम लोग सबसे पहला जो हेडिंग रखेंगे वो हेडिंग होगा परिचय का। जैसा कि आपको पता है, परिचय को अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन कहते हैं। आप लिख लीजिए, हिंदी माध्यम है परिचय, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी इंट्रोडक्शन। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं कि पाठ्यक्रम को शैक्षिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पाठ्यक्रम की सहायता से ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। इसीलिए पाठ्यक्रम का निर्माण बेहद सावधानी से की जाती है और यह प्रयत्न किया जाता है कि पाठ्यक्रम का संचालन इतने प्रभावी तरीके से हो ताकि सभी शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति तय किए गए मानदंड के अनुरूप हो जाए किंतु हो जाए। इसी उद्देश्य से पाठ्यक्रम में विषय वस्तु, क्रियाओं एवं अन्य गतिविधियों को शामिल करते समय कई तरह की सावधानियां बरती जाती हैं। लेकिन केवल पाठ्यक्रम का निर्माण कर लेने मात्र से पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त हो जाएंगे, यह संभव नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि जब हम एक आदर्श पाठ्यक्रम का निर्माण कर लेते हैं तो हमें पूरी तन्मयता से या पूरी एकाग्रता से इस तथ्य के लिए प्रयास करना चाहिए या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए कि पाठ्यक्रम का संचालन प्रभावी ढंग से विद्यालय में हो जाए और इसके जितने भी अपेक्षित उद्देश्य हैं वो सफलतापूर्वक प्राप्त किए जाएं। यदि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया गया, यदि इनका संचालन प्रभावी ढंग से नहीं किया गया, तो फिर एक आदर्श पाठ्यक्रम के निर्माण मात्र से कोई विशेष लाभ नहीं मिलने वाला। यही कारण है कि पाठ्यक्रम का संचालन
और इसके उद्देश्य की प्राप्ति में और इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से प्रयत्न किए जाते हैं। यदि हम विद्यालय में देखें, विद्यालय में मौजूद विभिन्न विद्यालयी इकाइयों को देखें, तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होगा कि विद्यालय में कई ऐसे पाठचर्या स्थल हैं, कई ऐसे अधिगम संसाधन हैं जो कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में और इनको आदर्श ढंग से संचालित करने में विशेष रूप से सहायक हैं। तो ऐसा करके हम लोग एक पैराग्राफ में ये लिख लेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा। आप अंग्रेजी में भी इंट्रोडक्शन लिखिए, मैं इसे अंग्रेजी में भी एक्सप्लेन करता हूँ। If we analyze the importance of curriculum, we find that curriculum is the most essential element in education. Without curriculum, we cannot even think to achieve the objectives, the educational objectives. With the help of curriculum only, all kinds of set educational objectives can be obtained well within stipulated time period. Having seen the significance of curriculum, all the precautions are being taken to construct it. The selection of the contents are being done with lots of precaution. The different activities, subject matter, and several educational programs, all are being included inside the curriculum, so that with the help of curriculum, ultimately the educational goals can be obtained successfully. But it is a well-known fact that simply by constructing the curriculum effectively, the basic objectives of education will be achieved. This is not the this cannot be considered. This cannot be considered because constructing the curriculum ideally is the different thing, and conducting it successfully is the different thing. We see that if we really want to obtain the educational objectives successfully with the help of an ideal curriculum, we need to regulate it perfectly inside the school campus. We need to try our level best so that all the fundamental objectives of the curriculum can be obtained ideally. Full stop. So what we find or what we observe inside the school campus, there are several learning resources or curricular sites which help us to regulate the curriculum ideally and to obtain the objectives of the curriculum successfully. So it is very important to identify all such fundamental curricular sites or fundamental learning resources so that such learning resources or curricular sites can be utilized very perfectly to run the curriculum and to achieve the objectives of the education successfully. तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पर एक पैराग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर देंगे, जो कि जैसा कि अभी हम लोगों ने किया है, अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में हमने लिखा है। अब आइए इंट्रोडक्शन वाला एरिया कर लेने के बाद अब जो हम लोग एक नया हेडिंग क्रिएट करेंगे, उसको लिखिए।
जैसे पहले हिंदी में तैयार कीजिए। लिखिए पाठ्यक्रम विद्यालय में पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में और इसके सफल संचालन में विभिन्न पाठ्यचर्या स्थलों एवं अधिगम संसाधनों का महत्व। ऐसा करके आप एक हेडिंग बना लीजिए। इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलर साइट्स एंड लर्निंग रिसोर्सेस टू obtain the objectives of curriculum successfully and to conduct it ideally inside the school campus। डैश दे दीजिए। ये हेडिंग क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर हम लोग इस हेडिंग के अंदर जो है अब हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखिए विद्यालय पाठ्यचर्या स्थल एवं अधिगम संसाधन। ऐसा लिखिए विद्यालय में उपलब्ध महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या स्थल एवं अधिगम संसाधन इस प्रकार हैं। ऐसे लिखिए, डैश दीजिए। सिग्निफिकेंट करिकुलर साइट्स एंड लर्निंग resources available in school campus are as followed। available in school campus are as followed। डैश दे दीजिए। अब लिखिए नंबर 1। पहला विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं। नंबर 1। नंबर 2 पुस्तकालय। विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं का महत्व। नहीं, आप हेडिंग कैसे बनाए हैं? एक सेकेंड, आपने हेडिंग कैसे लिखा है? आपने लिखा है कि विद्यालय में उपलब्ध महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या स्थल एवं अधिगम संसाधन इस प्रकार हैं, ऐसे लिखे हैं ना? ठीक है, यहाँ पर आप महत्व यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ नाम मेंशन करना है आपको। तो नाम लिखते चलिए। जैसे नंबर 1 में आपने लिखा है विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, नंबर 1। नंबर 2 लिखिए पुस्तकालय। नंबर 3 लिखिए प्रयोगशाला। नंबर 4 लिखिए खेल के मैदान। और नंबर 5 लिखिए विद्यालय का आस पड़ोस। इस तरह से 5 पॉइंट यहाँ पर पहले बना दीजिए। इसको पहले पॉइंट की तरह दिखना चाहिए, इसलिए पहले 5 पॉइंट लिखिए। जब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तब फिर इसके महत्व